डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के सेमेस्टर 3 जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी FYUGP के मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने अपनाया था फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान, उनके लिए मैंने एग्जाम गाइड लिखा था सेकेंड सेमेस्टर में, और थर्ड सेमेस्टर में मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आपको पता है कि आपके सीनियर्स के लिए मेरा ज़्यादा टाइम चला गया, आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा बस केवल 1 साल बाद, तो प्लीज़ बियर विथ मी। लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पे और मेरी बहुत अंदर से भी इच्छा थी कि कुछ तो हेल्प करें। उसी सीरीज में जो पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस है, आप पूछेंगे सर ये पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस कैसे हो सकती है क्योंकि तो एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रही है। नहीं, ये एग्जाम फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है, क्योंकि एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट पहले भी सिलेबस में थी, वो 5th सेमेस्टर में थी, जिसका नाम था इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1। और उसमें और आपके सिलेबस में लगभग 70% वही है जो IPT 1 में था। इनफैक्ट यदि आप मेरी उस गाइड को ले लेते हैं जो इंस्टा मोजो पे है, तो आप 10 में से 6-7 क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, इसलिए आपको जो नए टॉपिक हैं शायद उसको आप छोड़ भी सकते हैं यदि उस गाइड में कवर नहीं है। ये एक इंटेलिजेंट मेथड हो सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि उसके लिए वीडियो भी अवेलेबल है, उन टॉपिक पे मैं बताऊंगा कौन से, और एग्जाम गाइड भी अवेलेबल है। तो उनकी जो पिछली 3 साल के जो क्वेश्चन आए हैं वो मेरे पास में है। चलिए उसको एनालाइज करते हैं, और जो बाकी थीम है जिसको मैं नहीं पढ़ा पाया उस पर जस्ट हल्का सा रोशनी डालते हैं कि उसको कैसे आप जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट अस बिगिन। पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, एंशिएंट एंड मेडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट फॉर NEP FYGP सेमेस्टर 3 BA ऑनर्स पॉल साइंस। ये है आपका सिलेबस। इसमें मैंने जो लाल लाल किया है वो मैंने कवर नहीं किया है, मेरे गाइड में कवर नहीं है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इससे क्वेश्चन आपको शायद ही आए, और ये मैंने अपने एग्जाम गाइड में कवर भी किया है, फीचर्स एंड फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल गाइड। तो एक तरीके से ये भी आपको ब्राह्मणिक, श्रमणिक एंड अदर्स इसमें है इंक्लूडेड। मनु जो है मैंने कवर किया है, कौटिल्य कवर किया, अग्नासुत्ता किया है, कबीर किया है, नानक नहीं किया है, और अबुल फजल किया है। जो मैंने नहीं किया है वो है बृहस्पति और शुक्र मैंने किया हुआ है, इसको मैं टिक मार देता हूँ, ये पता नहीं कैसे छूट गया है, ये मैंने किया हुआ है, इस पे वीडियो बनाया हुआ है। तिरुवलालुवर, तिरुवलालुवर मैंने कवर नहीं किया है, वासवन्ना नहीं किया है, और आदि शंकराचार्य नहीं किया। तो यदि आप देखें कि मैंने जो कवर किया है वो करीब 60% होते हैं, और उससे ही आपको क्वेश्चन जो है 5 तो आ ही जाएंगे। अब यह है कि मैं हमेशा कहता हूं कैसे प्रिपेयर करें, कुछ आपको इनसाइट देना चाहता हूं। 10 क्वेश्चन, पहले 8 क्वेश्चन होते थे, अब 10 क्वेश्चन है। जो 10वां क्वेश्चन जनरली नोट हो सकता है 4 थीम पे, जिसमें से 2 पे आपको नोट लिखनी है, 5 क्वेश्चन आंसर करना है, तो खासा आसान है। इसी से मैं कहता हूं कि आप सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। IPT 1 गाइड जो मेरी है, जो यहाँ पे अवेलेबल है, उसको आप देखेंगे तो उससे आप 5 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। मनु, कौटिल्य एंड अबुल फजल एंड अगना सुता एंड एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जनरल, इससे ही आपका और शुक्रा नीति से आपका काम बन जाएगा। सम ऑफ द क्वेश्चंस में बी ट्विस्टेड एंड ऑफ बीट, मैं हमेशा बताता हूं कैसे उसको आप सीधा करते हैं। सोशल साइंस में यही ब्यूटी है, पूछा कुछ भी जाए जवाब कुछ भी दे सकते हैं आप, उससे मिलता जुलता हुआ। जैसे कि यदि आपको कोई बोले कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स रिफ्लेक्टेड इन शुक्रा नीति एंड हाउ इट कंपेयर्स विथ अर्थशास्त्र, इस टाइप के यदि आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आए तो आप सिंपल शुक्रा नीति के जो स्टेट क्राफ्ट्स के बारे में उन्होंने जो कहा है अपने शुक्र नीति में जो मैंने दिया है, उसको आप सिंपल कंपेयर कर दीजिए अर्थशास्त्र कौटिल्य के साप्तांगा थ्योरी और मंडल थ्योरी से, आपका काम हो जाएगा। वैसे ही बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इस टाइप के कई ट्विस्टेड क्वेश्चन को आप स्ट्रेट करके जो है आप लिख सकते हैं। ऑल थीम्स शैल बी कवर्ड, ये तो डेफिनेटली है। किसी किसी थीम्स हो सकता है एक से ज्यादा क्वेश्चन हो, ऐसे 10 के आसपास थीम है, 9 के आसपास, तो 5-6 बार जो है पॉल साइंस हेल्प की वीडियो देखिए, जो कि करीब 60% को कवर करता है जो मैंने बताया है। रिवाइज कीजिए IPT 1 एग्जाम गाइड से, जो अगेन 60% सिलेबस को कवर करता है। एक्सटेंसिव स्टडी रखिए, जो मैंने नहीं भी कवर किया उसको कहीं से जरूर कुछ ना कुछ पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत भी उसके बारे में, और ये तो मैंने बता दिया आपको, और ये गाइड भी यहाँ से ले लीजिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे, तो 2022, 21 और 20 को मैंने कवर किया, ये गलत है, पहले का है। मनु स्मृति से ये देखें, जो दोनों में कॉमन था, मेरे गाइड में भी है, पहले सिलेबस में अभी भी है, सोशल लॉ वही है। तो इसमें 3 साल का क्वेश्चन देखिए कि 2020 में पूछा गया, एग्जामिन द सोशल लॉज ऑफ मनु एज एक्सप्लेन्ड इन मनु स्मृति। एकदम ये घिसा पिटा क्वेश्चन है, रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है।
बेसिकली मनु ने क्या किया था, मनु स्मृति का टाइम भी बहुत कंफ्यूजिंग है। मान लीजिए कि कुछ 200 साल बीसी से लेके 400 साल ईडी तक लोग कहते हैं। मनु कौन थे, इस पे बहुत विवाद है। वो एक ऋषि कहलाते हैं, फर्स्ट किंग कहलाते हैं, भृगु के संतान जैसे कहलाते हैं, कई कई इनमें भ्रांतियां। लेकिन चलिए जो भी है, ये भी माना जाता है कि कई लोगों ने इसको कंपाइल किया, कई सालों तक कंपाइल हुआ। ये फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट था जिसको कि इंग्लिश में अनुवाद किया गया, शायद 1794 सब में किया गया। बेसिकली ये जो है एक कोडिफिकेशन था। उस समय के जो व्यवहार थे, सोशल कस्टम्स थे जो उस समय में चल रहे थे, उनको लेकर के और धर्मशास्त्र के अनुसार, वेदास के अनुसार क्या होना चाहिए समाज में, कैसे जो है समाज की व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे इंडिविजुअल एंड सामाजिक लाइफ होने चाहिए, कैसे मैरिज होने चाहिए, कैसे जस्टिस होने चाहिए, कैसे कानून बनने चाहिए, कैसे जो है जस्टिस डिस्पेंस होने चाहिए, इस तरह की सारी चीजों पे दंड कैसे दे सकते हैं एंड ऑल, उस तरह की सारी बातों पे एक कोडिफिकेशन था। जैसे इंडियन पैनल कोड है, उस टाइप की कोडिफिकेशन की ये कोशिश थी, जिसमें से बहुत लिमिटेड आपको पढ़ना है जो उसके सोशल पार्ट है। तो वो यहाँ पे है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड जेंडर इन मनुस्मृति। अब देखिए ये ट्विस्टेड क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, इसको कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं। ये कहता है एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड जेंडर इन मनुस्मृति। एक्चुअली ये दोनों क्वेश्चन सेम है। आपको लिखना यही है कि मनु का सोशल लॉ जो है कैसा था, क्या, क्योंकि उनका जो सोशल लॉ है वो कास्ट और जेंडर का ही इंटरप्ले है। एक तरफ तो वर्ण आश्रम धर्म जो है वही उनका सोशल ऑर्डर है, जो हेरारकी एंड सब के लिए अलग अलग ड्यूटी एंड राइट्स, इवन कास्ट के बेसिस पे किसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, किसको क्या हक मिलेगा, सब कुछ। और जेंडर का भी जो रोल उसमें था, मेल और फीमेल, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की पूरी थी, फैमिली पैट्रियार्कल थी, इकोनॉमिक जो व्यवस्था थी वो मेल के तरफ थी, तो वुमेन को कैसे उसमें जो है एक तरह से मार्जिनलाइज रखा गया था। तो कास्ट एंड जेंडर उनके सोशल लॉ में कैसा झलकता है, यही बेसिकली लिखना। और ये यहां भी वही चीज आती है, बस उसको थोड़ा फोकस शिफ्ट कर देना है। क्रिटिकली इवेल्युएट द सोशल लॉ प्रिस्क्राइब मनु, ये भी सेम क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप कहेंगे तो यही क्रिटिकल है, कैसे उन्होंने कास्ट और जेंडर और इसका इंटरसेक्शन, कैसे उन्होंने कास्ट को कितना प्रमुख बना दिया। वर्ण आश्रम धर्म की राजा का धर्म है कि वो वर्ण आश्रम को जो है वो फॉलो करवाए, जो उससे अलग हो जाए उसको दंड दे। और कैसे जो है उसमें नीची जातियों को, शूद्र को जो है कितने तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया, एक जाति कहा गया, द्विज से अलग किया गया, उनको जमीन, उनको ट्रेड, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी का राइट नहीं दिया गया, उनको कई, उसमें से कई लोगों को अनटचेबल की तरह ट्रीट किया गया, इन सबको एक्सेप्ट किया गया उनके सोशल लॉ में। और इसी तरह से वुमेन को जो जिस तरीके से उन्होंने मनुस्मृति में लिखा है वो बहुत अनचैरिटेबल है मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो कास्ट और जेंडर ही क्रिटिक बनता है जो इसमें होगा। उनके सोशल लॉ को एक्सप्लेन कीजिए और कैसे जेंडर और कास्ट पर जो उनके आलेख हैं या सोशल लॉ है वो कितना डिस्क्रिमिनेटरी है। तो मुझे लगता है कि शायद 2022 का जो है शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्रिटिकली इवेल्युएट द सोशल लॉ प्रिस्क्राइब्ड इन मनुस्मृति। कौटिल्य जो है, ये मैं वो कर रहा हूं जो मेरे गाइड में कवर है, जो मैंने वीडियो बनाया, बाद में मैं एक ही बार में जो है जो नहीं कवर किया उसको दे देंगे। कौटिल्य का थ्योरी ऑफ स्टेट जो है दो तरीके से देख सकते हैं। जो डोमेस्टिक एरिना में उनकी सप्तंगा थ्योरी है, मतलब 7 लिम्स। अब आप देखेंगे तो स्टेट को एक ऑर्गन के जैसा, ऑर्गेनिज्म के जैसा, जिसके कि जो डिफरेंट पार्ट जो हैं वो लिम्ब हैं, जैसे कि स्वामी मतलब किंग, वो उसका माथा है, और आर्मी जो है उसका ब्रेन है, और उसके हाथ पांव जो हैं वो जनपद उसके पांव हैं, कोशा है उसके माउथ हैं, दुर्ग उसके हाथ पांव हैं। इस टाइप की जो लिम्ब की जो कॉन्सेप्ट है, 7 पार्ट, जो अभिन्न जैसे एक शरीर होता है उसके अंग के जैसा, सेम टाइप की जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट को एरिस्टोटल में मिलती है, हेगल में मिलती है, उसी टाइप की। और ये कौटिल्य में कोई नायाब नहीं है, कोई अनोखा नहीं है, क्योंकि ये मनुस्मृति में भी है और बहुत सारे जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में, इवन बृहस्पति में, शुक्रा में, सब में जो है स्टेट को 7 लिम्ब से जो है दर्शाया गया है, 7 पार्ट से दर्शाया गया है। तो एक तो वो है जिसको सप्तंगा थ्योरी कहते हैं, ये यहाँ पूछा गया है 2022 में, कि इस पे ऑफ कोर्स नोट आया है लेकिन फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा उनका जो 2022 में पूछ दिया कि डिस्कस द मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट गिवन बाय कौटिल्य एंड अरसाद। अब देखिए, तो मंडल थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो बेसिकली इंटर स्टेट रिलेशन का है, वो इंटरनेशनल रिलेशन आप कह सकते हैं, कि कैसे एक राज्य अपने पड़ोसी राज्य, अपने मित्र राज्य, अपने दुश्मन राज्यों के बीच से विजयी हो सकता है, अपना स्टेट को बचा सकता है और विजिगुसु हो सकता है, मतलब विश्व विजेता हो सकता है। ये उनका मंडला थ्योरी था, लाइक
किस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो है डिफरेंट डिफरेंट राजा, एक पहले सबसे पहले आपका जो है नेवर आपका दुश्मन हो जाता है, फिर उसका दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र, फिर दुश्मन, फिर मित्र, फिर इस तरह से बैक में सबके उन्होंने अलग अलग नेम दिए थे जो बच्चे याद करते हैं। और इसकी जो प्रकृति है वो 72 है, जो कि मैंने बहुत बताया, गाइड में भी देख लीजिए, और कई तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग है मंडल थ्योरी। तो मंडल थ्योरी और सप्तांग थ्योरी यही दो पूछा जाता है, ये मेरे गाइड में भी है, वीडियो में भी है, 2 पार्ट में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इज कौटिल्य ए थ्योरिस्ट ऑफ रियलिज्म 2021 में पूछा जाता है। यस यस यस, ये एक जैसे कि मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं, उस टाइप के, या थ्यूसिडाइडस हैं, उस टाइप की ये रियलिस्ट। रियलिज्म क्या है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ और इंटरप्ले ऑफ पावर एंड इंटरेस्ट। जिसके पास भी पावर होता है वो अपने इंटरेस्ट को प्रिवेल करा लेता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सोशल अरेंजमेंट में। दिस इज द रियलिज्म, रियलिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। और यही जो है यहाँ पे रियलिज्म यहाँ इसमें झलकता है स्टेट क्राफ्ट में, कि स्टेट को बचाना जो है सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कुछ नहीं। और उसको बचाने के लिए यदि किसी मोरल, जो कन्वेंशनल मोरालिटी के जो रूल हैं, जो कन्वेंशनल मोरालिटी, यदि उसको तोड़ना भी पड़े, झूठ बोलना, वादा तोड़ना, तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि पॉलिटिक्स का अपना मोरल कोड होता है। और सबसे बड़ी मोरालिटी है स्टेट को बचाए रखना, क्योंकि स्टेट है तो धर्म है, धर्म है तो शांति है। तो ये जो है यस रियलिज्म है। एक क्वेश्चन से आएगा नहीं, इसको आप भूल जाइए। डिस्कस कौटिल्याज व्यूज ऑन थ्योरी ऑफ स्टेट। सेम क्वेश्चन, हाउ इट इज रिलेवेंट टुडे। रिलेवेंट है, इनफैक्ट आपको जान के अच्छा लगेगा या हैरानी भी हो सकती है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये शुरू किया कि कौटिल्य, कमंडका और शुक्रा, इन सब के जो नीति शास्त्र हैं उसको आर्मी में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जो जो उस समय के जो स्टेट क्राफ्ट, वॉरफेयर, डिप्लोमेसी, जासूसी, इन सब को जो है अभी यदि हम समझें तो बहुत फायदा इंडिया को हो सकता है। तो यस, इसकी काफी काफी रिलेवेंट है। ऑफ कोर्स यदि उसको काफी आपको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, और कुछ जो चीजें बिल्कुल जो टाइम के साथ उसका कोई रिलेवेंस नहीं, उसको आपको भूल भी जाना पड़ेगा। यदि आप उस तरीके से इसको रिफ्रेम करते हैं तो यस रिलेवेंट हो जाता है। इसको मैंने अपने गाइड में कवर किया है। अगना सुत्ता जो है वो बुद्धा की थ्योरी है लाइफ के बारे में, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट के बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और फिर कैसे राज्य की उत्पत्ति होती है, पॉलिटिकल कम्युनिटी बनते हैं, किंगशिप होता है, स्टेट का क्या रोल होता है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है, ऑल सारा चीज। ये मतलब कि एक तरह से पॉलिटिकल थॉट जो है अगना सुत्ता में है। सुत्ता मतलब कह लीजिए एक बुक, मतलब ज्ञान का बुक। और वो दीघा निकाय का कितना है, 27 है, देख लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है, वो सुत्ता 27 सुत्ता है। 2022 में जो क्वेश्चन है वो एनालाइज बुद्धास थ्योरी ऑफ किंगशिप डिस्कस्ड इन दीघा निकाय। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, बस सिंपल है कि थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है दीघा निकाय में। जब थ्योरी ऑफ किंगशिप हम कहते हैं डियर स्टूडेंट, तो ऑलवेज इसको थ्योरी ऑफ स्टेट समझिए। दोनों मतलब सिनोनिमस है। आप उसको किंगशिप के बदले स्टेट क्राफ्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ किंग होता था मोनार्किकल में। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझिए, जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट और जो हिंदू पॉलिटिकल थॉट जैसे मनुस्मृति या अर्थशास्त्र से क्या डिफरेंस है। यहाँ पे स्टेट की उत्पत्ति जो है कोई डिवाइन नहीं है, जबकि मनुस्मृति में डिवाइन है, अर्थशास्त्र में भी सेमी डिवाइन है। यहाँ पे वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है। लोगों ने अपने जीवन को शांतिपूर्ण व्यवस्थित जीने के लिए राज्य की उत्पत्ति की, किंग को चुना। कितना डिफरेंट है ये देखिए, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा, नॉट प्योरली वेस्टर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बट लेकिन इट इज ऑल ह्यूमन नॉट डिवाइन। ये तो दोनों में बिल्कुल कॉमन है, और ये बहुत ही रेडिकल था उस टाइम में। इसके अलावा आप थ्योरी ऑफ किंगशिप यदि आप देखिएगा दीघा निकाय या अग्ना सुत्ता में, तो बहुत मजेदार दिखता है, जो मैंने कई बार डिस्कस किया है, कि इसका एक इवोल्यूशन होता है जो अल्टीमेटली जाके हिंदू पॉलिटिकल थॉट में किंगशिप से मर्ज हो जाता है, दोनों लगभग एक हो जाते हैं। शुरुआत तो ये होती है कि किंग को लोगों ने चुना, वो महासमत्ता था, सबसे अच्छा जो व्यक्ति था, सबसे सुंदर, सबसे बलशाली, सबसे बुद्धिमान, उसको लोगों ने चुन लिया और 1/6 अपने राइस का देने लगे, जिससे कि हम तुमको टैक्स दे रहे हैं 1/6 ऑफ आवर प्रोड्यूस, और तुम हमें सुख शांति और ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर वाले लाइफ दो। लेकिन बहुत लिमिटेड, मतलब समझिए कि लिमिटेड स्टेट जैसा था लिबरलिज्म में। लेकिन धीरे धीरे करके उसकी पावर बढ़ती गई, वो खात्या हो गया, वो राजा जैसा हो गया, वो पूरा अधिपति हो गया, वो खेतों का, वो सब जमीन और सारा कुछ उसके हो गए। और थर्ड फेज में यदि आप देखेंगे तो वो जो है चक्रवर्ती सम्राट हो गया, ककावती समाठा कहते हैं। मतलब वो एक तरह का
जो जो अकबर था उस टाइप का हो गया, वो स्पिरिचुअल टॉप लीडर भी हो गया लोगों का, और टेम्पोरल टॉप लीडर तो था ही, और दोनों मर्ज हो जाता है चक्रवर्ती सम्राट में, और स्टेट एक तरह का स्पिरिचुअल या सुप्रीम मोरल जो है वो इंस्टीट्यूशन बन जाता है, इथिकल इंस्टीट्यूशन बन जाता है, जो लोगों को दोनों ही इस लाइफ में और मतलब जो ट्रांसडेंटल लाइफ होती है या जो टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में गाइड करता है। और किंग जो है वो एक तरह का वो स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल लीडर हो जाता है। तो ये जो थॉट है ये लगभग हिंदुइज्म में, और ऐसा क्यों बुद्धिज्म करना पड़ा ये भी मैंने एनालाइज किया है, क्योंकि बुद्धिज्म जो अधिकतर जो राजा थे, जो अधिकतर जो राजा थे इंडिया में उस समय में, उन्होंने बुद्धिज्म को नहीं स्वीकारा, हिंदुइज्म को स्वीकारा, क्योंकि हिंदुइज्म मोनार्किकल किंग को ज्यादा पावर, ज्यादा रुतबा, ज्यादा डिस्क्रिशन देता था। और यहां तो देख रहे हैं कि उसको डिवाइन क्रिएशन भी नहीं माना जाता था, उसको काफी लिमिटेड पावर थी, तो कौन राजा बुद्धिज्म को अपनाएगा। इसके चलते बुद्धिज्म काफी परेशान हुआ, उसको बहुत उसको धक्का लगा, तो उन्होंने धीरे धीरे करके राजा के पावर को इस तरह से बढ़ा दिया कि वो स्वीकार्य हो। फिर भी इंडिया में आप देखेंगे तो ये स्वीकार्य नहीं हुए, साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, ईस्टर्न एशिया में हुआ, लेकिन इंडिया में हिंदुइज्म ने एक तरीके से बुद्धिज्म को पछाड़ दिया। उसके पीछे कहीं ना कहीं किंग की जो अपार पावर थी हिंदुइज्म में, जिसको बुद्धिज्म मैच नहीं कर पाया अपने ह्यूमनिस्ट थ्योरी के चलते। 2021 में है रिफ्लेक्ट ऑन द ओरिजिन नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी इन दीघा निकाय। तो ये मैंने अपने गाइड में लिखा है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पॉलिटिकल कम्युनिटी केवल मैं बता रहा हूँ क्या होता है। लॉक ने, हॉब्स ने, सब ने ये कहा है, पॉलिटिकल कम्युनिटी ऐसी एक कम्युनिटी है जो जुटती है पॉलिटिकल पर्पस से, मतलब वो पॉलिटिकली सॉवरेन होती है। अपनी सॉवरेनिटी को या तो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो एक्सरसाइज करती है, गवर्नमेंट के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है, या डायरेक्टली करती है जो पहले होता था, और या वो जो है किसी भी तरीके से अपनी जो पूरी पावर है, अपनी जो राइट्स हैं, वो किसी सॉवरेन को सौंप देते हैं, मोनार्की हो चाहे हॉब्स का लेवाइथन हो, लाइक दैट। उसको पॉलिटिकल कम्युनिटी कहते हैं। उसके जो मेंबर होते हैं वो उसके सिटीजन होते हैं, उनको इक्वल राइट होता है। तो इस तरह से देखिए तो हम लोग सभी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, भारत नाम के एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर हैं। जितने भी नेशन स्टेट हैं उसके जितने सिटीजन हैं उस एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर कहला सकते हैं। तो वो, और उसमें कैसे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होती है, क्यों स्टेट की बात को मानना चाहिए, फिर ले दे के वो वही थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट में बदल जाता है ये क्वेश्चन। 2019 में है इलॉबरेट द थ्योरी, क्योंकि 2020 में नहीं था इसलिए 2019 में इलॉबरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप एज डिस्क्राइब्ड बाय बुद्धा इन दीघा निकाय। ये दोनों क्वेश्चन तो एक है। अबुल फजल जो है उनकी मोनार्की पे तो मैंने कवर किया है बहुत अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही ये मजेदार इनका था। ये जो अभी मैंने जो दीघा निकाय में मैंने कहा ना कि किंग जो है वो सुप्रीम स्पिरिचुअल एज वेल एज टेम्पोरल ऑथोरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल डोमेन एंड टेम्पोरल डोमेन दोनों मर्ज कर जाता है किंग में। यही इनका किंगशिप का थ्योरी का असली इसेंस है कि अकबर जो है वो स्पिरिचुअल लीडर भी हो जाते हैं, टेम्पोरल लीडर तो होते ही हैं, वो धर्म भी चलाते हैं, दीन इलाही, लेकिन इन दोनों के बावजूद वो किसी भी सेक्ट से, किसी भी पंथ से राजा ऊपर होता है। ना वो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वो सबसे ऊपर होता है। और सोशल हार्मनी जो कि सुलह कुल का इन्होंने जो है यूनिवर्सल पीस का थ्योरी अबुल फजल ने दिया, वो उसके लिए सुप्रीम जो है वो गोल बन जाता है। इस टाइप के किंगशिप की जो रचना है, जो किंग जो है फर ई आजादी, मतलब कि एक डिवाइन लाइट से जो जिसका मस्तक आच्छादित है, जिसके दिल में जो है वो भगवान की रोशनी से पूरा द्वेष खत्म हो गया, पूरा जो है डुअलिटी खत्म हो गई। उसके लिए कोई हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई नहीं है। उसका जो हृदय है वो पूरा पाक साफ हो गया है। उसके लिए प्रजा प्रजा में कोई भेद नहीं है। वो राजा जो है उसका चेहरा ऐसा चमकता है डिवाइन लाइट से कि लोग उसको देवता का जो है एक प्रतिरूप मानते हैं। इस टाइप की किंगशिप की जो है उन्होंने परिकल्पना की थी। और ये जो परिकल्पना थी बेसिकली वो सुहरावादी जो ईरानियन जो सूफी संत थे, उन्होंने उससे जो है अबुल फजल ने लिया था, ईरान से वो थॉट लिया था। तो यहाँ पे जो ये सब आया है बर्नी उर्नी, वो सब तो अब नहीं आएगा, क्योंकि बर्नी अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो पहले बर्नी जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में एक पॉलिटिकल थिंकर थे मेडिवियल में, उसका थॉट फजल से कितना अलग है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता था। इस तरह क्वेश्चन नहीं आएंगे अब आपको। अबुल फजल से क्वेश्चन भी आने की बहुत संभावना नहीं है। मैं कह रहा हूँ नोट्स आ सकते हैं कि अबुल फजल का मोनार्की और किंगशिप पे क्या व्यू है। वो मेरे गाइड को पढ़ लीजिए, और जो मैंने अभी थोड़ा सा बताया है उससे आपको हल्का सा आइडिया हुआ होगा। मेरे वीडियो को देखिए, आपका बन जाएगा। अबुल फजल थ्योरी ऑन किंगशिप, बस एक ही आएगा,
उनका वही है कि वो एक तरह से मर्ज करा देते हैं दोनों डोमेन को किंग में। किंग जो है एक स्पिरिचुअल एज वेल एज टेम्पोरल लीडर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी पंथ, किसी सेक्ट से ऊपर। कबीर जो है वो सिंक्रेटिज्म के प्रतीक हैं। ये पहले के सिलेबस में भी था, अभी भी, लेकिन नानक उसमें जोड़ दिया गया। मैंने नानक कवर नहीं किया है इसमें। क्वेश्चन देखिए 2022 में नोट पूछा गया सिंक्रेटिज्म ऑफ कबीर। तो यहां रुक करके पहले सिंक्रेटिज्म को समझ लीजिए। सिंक्रेटिज्म है जिसको गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं, जिसको कि आप कह सकते हो सिंथेसिस ऑफ ऑल। सिंथेसिस से ही मिलता जुलता शब्द है, क्योंकि यहां देखो, देखिए क्या हुआ। आर्यन जो है ऐसा माना जाता है, कई लोग इसको कहते हैं, नहीं कहते, उस विवाद में मत पड़िए कि आर्यन भी बाहर से आए। मान लीजिए कि आर्यन आए नहीं आए, लेकिन ये तो जरूर है कि इंडिया में कुछ गोरे लोग, लंबे लोग, ऊंचे नाक वाले दिखते हैं नॉर्थ में, लेकिन साउथ में विंध्या के अलग जो है दूसरे तरह के लोग जो ऑस्ट्रोलॉइड कहलाते हैं, जो कि थोड़े काले और नाक फैले हुए, और उनकी भाषा भी बहुत अलग होती है। संस्कृत तो बाद में उन्होंने अपनाया, लेकिन वो द्रविडियन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो ऐसा दिखता है कि बहुत शुरू से भी जो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहे। नॉर्थ ईस्ट में जो है वो अलग तरह के लोग रहे हैं, कश्मीर में अलग तरह के रहे हैं। बाद में जो है यहाँ पे पारसी आते हैं, बहुत 100 साल पहले शक आते हैं, हून आते हैं, और मुस्लिम जो है 7वीं शताब्दी में ही आ जाते हैं। और उसके बाद और बहुत तरह के यहाँ जाति धर्म के लोग बाहर से भी जो है आते हैं। जो ईसाई भी यहाँ काफ़ी आते हैं। फिर बाद में जब ईसाई रूल होता है क्रिश्चियन, तो यहाँ काफ़ी संख्या में आते हैं। सिख जो है, नानक यहाँ पे पैदा होती है सिखिज्म, और बुद्धिज्म, जैनिज्म और श्रमणिक ट्रेडिशन तो है ही। तो एक तरह का ये पॉट है, मेल्टिंग पॉट है, डिफरेंट टाइप के रिलीजन, कल्चर, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज, ये कोई एक नहीं है। और उन सब को यदि आप एक मिक्स कर दें, जो मिक्स वेज बनती है, सलाड बॉल बनता है वो, तो वैसी थॉट किस में दिखती है? तो सबसे ज्यादा यदि मिक्स यदि दिखती है, जो सबका समाहित है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, श्रमणिक, ब्राह्मणिक एंड ऑल, तो वो हमें कबीर में दिखती है, नानक में भी दिखती है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नानक के तौर, मतलब समझिए कि उनके लिए जो सबसे रिवर्ड ग्रंथ जो सिक्का है, आदि ग्रंथ जो नानक से रिलेटेड है, उसमें कबीर के बहुत सारे जो हैं दोहे हैं उसमें। तो कबीर कैसे दोनों में जुड़े रहते हैं, हिंदुइज्म, सिख एंड मुस्लिम, इस्लाम में। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, इसमें मैंने पूरी गाइड में लिखा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। एनालाइज द नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इन विजन बाय संत कबीर। तो इसमें केवल ये जान लीजिए कि इंडिविजुअल को उन्होंने ऑटोनोमस बना दिया। इंडिविजुअल को किसी पुजारी की जरूरत नहीं है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए। ट्रांसडेंटल स्पिरिचुअलिटी में लीन हो जाने के लिए वो खुद डायरेक्ट कनेक्शन जो है ट्रांसडेंटल जो फोर्स है, नेचर है, गॉड है, उसके साथ स्टैब्लिश कर सकता है अपने आत्मा की प्योरिटी से, अपने को मोरली रीजनरेट करके। तो इन्होंने इंडिविजुअल को ऑटोनोमस बना दिया। इसके अलावा सोसाइटी को उन्होंने कास्ट सिस्टम, हिरार्की, इन सब से मुक्त करने के लिए वो जो है लड़ाई करते रहे। इकोनो क्लास थे उस समय का, जो सोशल व्यवस्था थी, वर्ण आश्रम धर्म था, जो जाति का विभेद था, ऊंच नीच थी, अमीर गरीब थे, सबको ये जो है काटते हैं अपने थॉट में। तो यहाँ पे आप इक्विटी एंड सोशल जस्टिस इनके थॉट में देख सकते हैं, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी देख सकते हैं। 2020 में इन व्हाट वेज डू यू थिंक कबीर्स फिलोसॉफिकल टीनेट्स रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ सिंक्रेटिज्म? यही बात है जो यहाँ, जो मैंने अभी कहा भी। Illustrate the syncretic tradition of Indian political thought. In what way do you believe Kabir contributed towards strengthening this tradition? ले दे के एक ही है कि सिंक्रेटिज्म क्या है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मैंने गाइड से लेके वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और कैसे कबीर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एग्जाम्पल उनके दोहे के थ्रू, उनके डिफरेंट थॉट के थ्रू आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछ सकते हैं, हाउ कबीर एंड नानक एपिटोमाइज द सिंक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। एक ही बात है, थोड़ा नानक का भी इसमें ऐड कर दीजिए। नाउ कम टू दोज थीम्स जो मैं कवर नहीं कर पाया, उसके कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत थॉट, मतलब मैंने इस पर कोई रिसर्च नहीं की है, लेकिन आपको हल्का सा हेल्प करने के लिए। फर्स्ट है आप थिरुवल्लुवर, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत बेकार है इसलिए, थिरुवल्लुवर। इन्होंने जो है थिरुकुलार लिखा था, इसका भी मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ, तिरुकुलर। तो ये बहुत ही एक पवित्र तमिलियन एक तरह का ग्रंथ है, जिसमें कई चीजें समाहित हैं। ये बेसिकली तो ये एक तरह का मोरल इथिकल जो है इपिक जैसा है, मतलब जो पोएट्री
फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन उसको यदि जैसे कि महाभारत जैसा है, लेकिन यदि आप उसको, महाभारत भी पोइट्री फॉर्म में लिखी गई, लेकिन यदि आप उसको बहुत एनालाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल थॉट भी आपको दिखेंगे थिरुकुरल में। तो उसी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ थिरुवल्लुवर एंड व्हाट वाज हिज टेक ऑन इथिक्स। क्योंकि इसमें ना इथिक्स आना मस्ट है, क्योंकि इनका जो पूरा जो ओरिएंटेशन है वो इथिकल लाइफ की तरफ है। स्टेट एक इथिकल इंस्टीट्यूशन है, इस किंगशिप जो है जस्ट एंड इथिकल होना चाहिए, उसको मोरलिटी नहीं त्यागना है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए वो कहीं कहीं पे डेविएट कर सकता है, लेकिन उसको पीस हार्मनी मेंटेन करना है, लेकिन इसके साथ इफिशिएंसी एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। उसको सलाह लेनी है अपने काउंसिल से, अपने से डिसीजन नहीं लेनी है। तो जस्टिस डिस्पेंस करना है, इम्पार्शियल रहना है, सोशल हार्मनी मेंटेन करना है, धर्म को फॉलो करना है। तो सब कुछ जो है इथिकल से आता है। इकोनॉमिक आइडिया में भी जो है इथिक्स है कि हार्ड वर्क एंड इंडस्ट्रियसनेस जो है वो है, मतलब आपको अपने हाथ से काम करना है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। जो ब्रेड लेबर का जो कॉन्सेप्ट गांधी जी देते हैं उस टाइप का, यदि कोई अपने हाथ से काम करता है तो वो किसी भी तरीके से उससे छोटा नहीं है जो मशीन पे काम करता है। तो ये जो 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 वैल्यू है हाथ से काम करने को, हार्ड वर्क को, ट्रेड एंड कॉमर्स की भी जो है वैल्यू वो देते हैं, क्योंकि वो इंटरप्राइज के लिए जरूरी है, प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। उससे इथिकल लाइफ, आप वर्चुअस लाइफ लीड कर सकते हो यदि आपके पास धन है तो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेल्थ, जो गांधी जी भी कहते हैं, एक ट्रस्टीशिप जो कहते हैं कि यदि आपके पास वेल्थ है तो वो समाज के आप ट्रस्टी के रूप में जो है उस वेल्थ को आप यूज करो, ना कि वो वेल्थ जो है वो आपके पर्सनल यूज के लिए है, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां भी इथिक्स आ जाता है। एंड सबसे बड़ा जो है उस समय में समझिए 2000 साल पहले सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की वो बात करते हैं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वहां भी इथिक्स है। इनफैक्ट यदि हम इथिक्स को अपनाएं तो वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, रिसोर्स को कंज्यूम कम से कम करने में, वेस्ट कम से कम जनरेट करने में और अर्थ को सस्टेनेबल बनाने में हमारा बहुत बड़ा रोल है इथिकल लाइफ का। यदि हम इथिकल लाइफ अपनाते हैं, अभी जो लाइफ जो नेहरू जी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल जो लॉन्च किए हैं वो इथिकल लाइफ है। यदि आप इथिकल लाइफ अपनाएंगे तो ऐसे ही अर्थ सेव रहेगा। वो सब इनके थॉट में है। इथिकल लाइफ का जो अदर जो पार्ट है, जो सोशियो आप कह लीजिए इंडिविजुअल, वो है यूनिवर्सल वैल्यूज जो हैं, जस्टिस, सोशल हार्मनी, इक्वलिटी एंड ऑल, वो उनके थॉट में आता है। इनर कल्टीवेशन जो है, गांधी जी भी इस बात को जो हिंद स्वराज में कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए आज़ादी क्या है कि वो मोरली रीजनरेट होकर के अपने विल पे अपना मास्टर वो खुद हो जाए। यदि ऐसा वो हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, ऑटोनोमस हो जाता है, तो वो अपने को सेल्फ गवर्न कर सकता है। उस तरह का कैरेक्टर का इनर कल्टीवेशन की बात वो करते हैं थिरुवल्लुवर। सोशल हार्मनी की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज में हमेशा से, मैंने अभी आपको बताया, इंडिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक जाति, धर्म, एक कल्चर, एक लैंग्वेज के लोग रहे हैं इस भूभाग पे। हमेशा से ये एक मेल्टिंग पॉट रहा है, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन एंड लाइफ स्टाइल का। यदि यहाँ सोशल हार्मनी की जो नहीं बात करेगा तो समझिए पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा, क्योंकि उसी से जो है शांति व्यवस्था रह सकती है, प्रोग्रेस हो सकता है, सब यदि मिलके करे तो। एंड नॉन वायलेंस एंड अहिंसा भी इनके थॉट में काफी ज्यादा दिखता है। वैसे इनका यह भी कहना है कि स्टेट को बचाने के लिए या जस्टिस को डिस्पेंस करने के लिए बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब आइए शुक्रा नीति, इस पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने फुल वीडियो बनाया है, तो आप इसको देख लीजिए। और उसमें जो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्रा नीति, तो ये एकदम यही क्वेश्चन आ ही सकता है इसमें, और वो मैंने पूरा डिस्कस किया है, तो आप उसको जस्ट उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, जस्टिस, इंटर स्टेट रिलेशन एज इंटरप्रेटेड फ्रॉम द बृहस्पतिज नीति शास्त्र। ये मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया है, मैं यहाँ आपको ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें इग्नू की मटेरियल मैंने आज पढ़ी आपके लिए, वो बहुत अच्छा है। उसमें और बहुत सारे एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर का दिया है, जिसमें कि बृहस्पति का भी बार बार जिक्र आता है। खास करके इन्होंने जस्टिस में इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्होंने इनकी, एक तो बृहस्पति नीति शास्त्र इतना बिखरा हुआ है, उसको बहुत जगह से उसको एक तरह से रिक्रिएट किया गया है बहुत डिफिकल्ट वे में, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट बची नहीं है। लेकिन उसमें जो जो कोडिफिकेशन लॉ का है, जो मनुस्मृति,
उससे भी उसमें आगे बढ़ करके उसको सिविल एंड क्रिमिनल लॉ में बांटा गया है। जो जजेज हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, पहले कुल में जो है कोई केस जाएगा, कुल मतलब फैमिलीज का जो ग्रुप होता है, कुला होते हैं, किथ एंड किन, और फिर यदि उसमें से अपील जो है वो श्रेणी में जा सकता है जो एक तरह से जातियों का ऑक्यूपेशनल समूह है, और उस वहाँ से भी यदि नहीं हो तो गुप्पा में जा सकता है जो कई इंटर कास्ट की जो काउंसिल जैसी होती है, और उससे नहीं तो ऊपर किंग जो कि सुप्रीम जज होता है। फिर जज जो है तो किसी भी लेवल पे हो, किन किन बेसिस पे जो है वो जस्टिस को तौल करके जो है वो न्याय देगा, क्या वो व्यवहार से देगा, कस्टम, सोशल कस्टम, या इन्फरेंस से देगा, या कोई प्रमाण से देगा, या अनुमान से देगा, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से देगा, या शास्त्रा के बेसिस पे देगा, या जो विटनेस है, जो 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 आई विटनेस या अदर विटनेस, उनके बेसिस पे। इस तरह की बहुत डिटेल में जो है जस्टिस के बारे में बृहस्पति शास्त्र में मिलता है। इसके अलावा इंटर स्टेट रिलेशन पे भी खासा उनका, जो कि बहुत ज़्यादा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलता जुलता है। और स्टेट क्राफ्ट तो कोई खास डिफरेंस नहीं है किसी भी धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र जो एंसेंट इंडियन में है, जिसमें कि स्टेट को एक ऑर्गेनिक जो है इंटिटी माना गया है, उसके डिफरेंट लिम्स होते हैं, और किंग का उसमें रोल सबसे ऊपर होता है। किंग जो है धर्म से बंधा होता है, वो सब, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। किंग का अपना धर्म है, धर्म सुप्रीम होता है, एंड लाइक दैट। तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं सबसे कम बता पा रहा हूँ, इसको छोड़ भी सकते हैं। देन आपको नोट्स आ सकता है अद्वैत ऑफ आदि शंकराचार्य, इससे नोट ही आने का ज़्यादा चांस है। अब जो ये अद्वैत का मतलब क्या होता है, द्वैत का मतलब होता है डुअलिज्म, अद्वैत का मतलब मोनिज्म। अद्वैत का मतलब ये हुआ कि कोई डुअलिज्म नहीं है, कोई विभेद नहीं है, दो नहीं है, एक है। क्या दो? हमेशा से जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में और इंडियन फिलॉसफी में ये रहा है कि हम जो यहाँ पे हैं, हमारा जो वजूद है, जिसको आप आत्मा कह सकते हैं, शरीर को छोड़ भी दीजिए, पहले तो शरीर और आत्मा का जो विभेद है, डुअलिटी है, और आत्मा और जो परमात्मा, जिनके चलते हम यहाँ पे हैं, कोई नेचुरल फोर्स कह लीजिए, कोई सुप्रीम जो है, कोई गॉड कह लीजिए, सुप्रीम पावर कह लीजिए, कोई ना कोई तो है जो क्रिएट करता है हमें। उसको, उसमें और हमारी आत्मा में क्या रिलेशन है? क्या दो अलग अलग हैं? हम उससे अलग हैं? मतलब क्रिएटर और क्रिएशन क्या अलग है? इसको डुअलिटी का थॉट कहते हैं। अद्वैतवाद ये कहता है कि नहीं, अलग है। यहाँ पे एक वो ब्राह्मण वर्ड यूज करते हैं आदि शंकराचार्य। ब्राह्मण इज सुप्रीम क्रिएटर, मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं है। ब्राह्मण के ही कण से ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसकी रचना हुई है। सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र, कॉस्मिक ऑर्डर, पहाड़, झरने, नदी, सब उस ब्राह्मण के कण हैं। और वही कण जो है वो सब में व्याप्त है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे पक्षी हो। तो ये जो थॉट है, इसको अद्वैतवाद कहते हैं कि उस ब्राह्मण का कण जो सुप्रीम क्रिएटर है, उस सब में व्याप्त है। इसका मतलब है कि हम मनुष्य जो हैं उसमें ब्राह्मण का ही अंश है। हम खुद जो हैं, हम सुप्रीम गॉड के एक पार्ट हैं। इस चीज को हम रियलाइज जो है, अपने इस आइडेंटिटी को रियलाइज हम ज्ञान से कर सकते हैं, नॉलेज से कर सकते हैं। यदि हम लाइफ लॉन्ग इनर कल्टीवेशन करें, अपना मोरल रिजेनरेशन करें, तो एक समय हमको ये आभास हो जाएगा कि हम सुप्रीम ब्राह्मण के पार्ट हैं, और ये आभास होना ही मोक्ष है। उस समय में हम, हमारा वजूद जो है वो सुप्रीम ब्राह्मण में मिल जाता है, दैट इज मोक्ष। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। अभी आपको ये सुन के लगता होगा इसमें पॉलिटिक्स कहाँ है? थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी इसमें है कि यदि सभी में ब्राह्मण का ही अंश है, तो कोई भी मनुष्य जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, गरीबी अमीरी के आधार पे अलग नहीं हो सकता। हर मनुष्य सेम है। जो यूनिवर्सल वर्थ जो होता है, जो मॉडर्न काल में आया है, वो आदि शंकराचार्य के थॉट में। और यदि ऐसा है तो फिर सभी भाई भाई हैं, सभी एक हैं, सभी एक ही क्रिएटर के पार्ट हैं। तो कहाँ इसमें लड़ाई है, कहाँ वेमनेस है? सोशल हार्मनी होगी। और यदि ऐसा है तो न्याय जो है वो होना चाहिए, सबको जो उसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें। और यदि ऐसा है कि हमारा अल्टीमेट एम जो है वो परमात्मा में मिलन है, मतलब वो आइडेंटिटी को, तो फिर ये जो पावर एंड ट्रांजिएंट और ये जो वैभव, मेटेरियलिस्टिक, ये सब माया है। तो वो कहते हैं कि पूरा जो लाइफ जो हम जीते हैं वो एक इल्यूजन में जीते हैं, मतलब एक सपना है। उस इल्यूजन से हम समझते हैं कि
हम एक लाइफ अलग टाइप का जी रहे हैं, जबकि एक्चुअल में उस इल्यूजन से निकल करके अपने आइडेंटिटी को पहचान के जन्म मरण मरण के इस बंधन से मुक्त होना लाइफ का एम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर क्या राजा, क्या प्रजा, और क्या जो है वैभव, और क्या पावर, एंड क्या इंटरेस्ट। तो इस तरह के जो इथिकल थॉट जो है इनके, ये इथिकल या मोरल थॉट इसमें आते हैं। तो धर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन, और धर्म के आधार पे ही राइटियस रूल होना चाहिए। डिटैचमेंट एक तरह से वर्ल्डली पावर्स होना चाहिए, क्योंकि वो तो माया है, तो उससे एक तरह का आपका डिटैचमेंट हो। यदि डिटैचमेंट होगा तो सोशल हार्मनी होगी, जो जो ईगो नहीं होगा, लोग लड़ेंगे नहीं क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा, मेटेरियलिस्टिक जो है जो जो एक तरह का अप्रोच होता है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, वो नहीं होगा। इम्फेसिस होगा मोरल रीजनरेशन इंडिविजुअल का। और जो यहाँ पे 3 वर्ड लिखा है कि ये पूरा जग जो है, जो हमारी लाइफ है, वो इल्यूजन है, माया है, और हम ज्ञान के रास्ते से मोक्ष को जो है प्राप्त कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य। बाद में जो है इसके कई वर्सन आते हैं, जो विशिष्ट अद्वैतवाद आता है रामानुजम का, और कई तरह के अद्वैतवाद आते हैं। ये करीब 9th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य हुए थे, और उन्होंने शंकराचार्य मठ जो 4 जो हैं, और हिंदू धर्म, इनका काफ़ी योगदान रहा हिंदू धर्म को भी फैलाने में। और ये उपनिषद जो है उसको ये बेसिक ज्ञान का सोर्स जो है मानते हैं आदि शंकराचार्य, उसके ट्रेडिशन के लोग। अब फाइनली आइए डिस्कस द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ वासवन्ना। वासवन्ना तो अभी बहुत न्यूज में थे, जबकि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा था। ये कितने 12वीं शताब्दी के संत हैं, चेक कर लीजिएगा। और ये लिंगायत सेक्ट जो वहां पे है, जो बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकली है, उसके ये फाउंडिंग संत जो है माने जाते हैं। इनका जो है ये वचना लिखते थे, इनका वचना आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। बहुत छोटे छोटे जो प्रोज स्टाइल के कंपोजिशन, जिसमें कि जीवन की जो है सारी गूढ़ गाथाएं जो है छिपी हुई हैं। तो उनका जो वचना है वो उनके पॉलिटिकल और सोशल आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो पोएट्री के थ्रू कह लीजिए। इनका जो मैसेज है वो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, कास्ट सिस्टम को तोड़ना, और भक्ति, मतलब इंडिविजुअल खुद जुड़ सकता है कबीर के जैसा, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू भक्ति लिटरेचर ऑफ द टाइम। इनका यदि आप थॉट देखें तो पॉलिटिकल थॉट कर लीजिए, तो ये कास्ट के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो साउथ इंडिया में जो कास्ट को तोड़ा गया है उसमें वासवन्ना का भी बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने अनुभव मंडपा, मंटपा कहते हैं मंडप की, मतलब एक परिकल्पना की थी जहां पे कि अपना एक्सपीरियंस कोई भी औरत मर्द, कोई जात धर्म विभेद नहीं है, कोई भी आके शेयर कर सकता है, सब एक हैं। तो इनका इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर खासा जोर था, क्योंकि कास्ट हायरार्की को इन्होंने नकार दिया था। ये डायरेक्ट या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के समर्थक थे, जिसमें जो इंक्लूसिव होना चाहिए, उसमें कोई मार्जिनलाइज, कोई जो है माइनॉरिटी, कोई एक्सक्लूसिवनेस नहीं होना चाहिए, जिसको सारांशा से जो है, सारानास से जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। उसको आप नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा, ये पूरे थॉट सारानास का, अनुभव मंटपा का भी। इसके अलावा जो वर्क और सर्विस पे भी जो है इनका पूरा जोर था, कि मतलब हाथ से जो काम किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेवा जो है वो, जो बाद में विवेकानंद भी कहते हैं कि जो यदि आप सेवा जो करते हैं मनुष्य की, तो वो भगवान की सेवा एक तरह से। तो वर्क एंड सर्विस ये इंपॉर्टेंट है, अपने हाथ से काम करना। एंड पावर जो है डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। लोग पार्टिसिपेट करें, एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का। और पॉलिटिक्स जो है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए, वो जो है सीधा हार्ड रियल पॉलिटिक्स जो है इंटरेस्ट पावर का इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए। इस टाइप की बातें वो करते हैं, और इसको पढ़ लीजिएगा। डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट। ये मैंने अपने गाइड में इस आंसर को लिखा, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ बातें बहुत ही डिस्टिंक्टिव हैं, जिसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आप कंपेयर कर सकते हैं। एक तो धर्म इसमें हर जगह है, सुपरियरिटी। हिंदू पॉलिटिकल थॉट की मैं भी बात कर रहा हूँ, इवन बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट पे भी धम्मा या धर्म का उतना ही इंपॉर्टेंट है। धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, और धर्म कोई रिलीजन नहीं है। ये एक तरह का वे ऑफ लाइफ है, वर्चुअस वे जीने का कोड है, एक राइटियसनेस है, मोरल ऑब्लिगेशन है, यूनिवर्सल मोरल परसेप्ट है, और किसी चीज का गुण धर्म है, गुण है। सो धर्म से सभी बंधे हुए हैं। धर्म जो है एक तरह का, ये पूरे जो कॉस्मिक ऑर्डर है, सूरज चांद तारे, वो धर्म से बंधे हैं। तो आप ऐसे अभी ब्राह्मणा का जो आपने कॉन्सेप्ट देखा, तो ब्राह्मणा का जो स्वरूप है वो धर्म के रूप में आता है। यदि आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो आप अब सुप्रीम क्रिएटर के बात को आप मानते हुए जीवन जी रहे हैं। तो धर्म ऐसा है। धर्म राजा से भी बड़ा है, राजा का भी अपना धर्म है, धर्म से ऊपर कोई नहीं है, सॉवरेन धर्म है। नो क्लियर डिवीजन बिटवीन स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल डोमेन।
स्पेशली हिंदू पॉलिटिकल थॉट में तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, चाहे धर्मशास्त्र लीजिए, इवन अर्थशास्त्र लीजिए, सब में जो है धर्म जो है वो जो है स्पिरिचुअल डोमेन को दिखाता है, डंडा जो है स्टेट क्राफ्ट जो है वो जो है एक तरह का टेम्पोरल डोमेन को दिखाता है, डोमेन को दिखाता है, लेकिन दोनों जो है दोनों का ही इंटरप्ले पॉलिटिक्स है और दोनों एक दूसरे से मिले हुए दिखते हैं। जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट है उसमें जरूर स्पिरिचुअल और टेम्पोरल डोमेन को अलग करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी आपने देखा कि वो चक्रवर्ती सम्राट जो ककावती सम्राट में जो है वो जा करके एक हो जाते हैं, जो राजा होता है बुद्धिस्ट किंग चक्रवर्ती सम्राट, उसमें स्पिरिचुअल टेम्पोरल डोमेन दोनों ही जाके मर्ज हो जाते हैं। तो वहां भी जो है जो डिस्टिंक्शन था जो शुरू में था उसको, जिसको कि वो लोग कहते थे धमा एंड अना, वो बाद में मर्ज हो जाती है। ये सब मैंने अपने गाइड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पढ़ लीजिएगा। इन मेडिवल एरा सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन थॉट ऑफ कबीर एंड नानक। इसके पहले आप ये देखिए कि जो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में दो धारा एकदम पूरा दिखती है, आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, मेरे गाइड में भी है, मेरा एक वीडियो ब्राह्मणिक वर्सेस सामनिक पर उसको देख लीजिएगा। एक धारा जो है वो हिंदू पॉलिटिकल थॉट है जिसमें मनुस्मृति, राजधर्मा और जितने भी ये जो नीति शास्त्र ये आते हैं, जिसको आप कह सकते हैं ब्राह्मणिक पॉलिटिकल थॉट। और एक जो है वो नॉन ब्राह्मणिक जिसको श्रमणिक कहते हैं, जिसमें कि बुद्धिस्ट, जैनिज्म, योगा, सिद्धा एंड मेनी अदर जो नॉन ब्राह्मणिक आते हैं वो पॉलिटिकल थॉट आते हैं। दोनों एकदम एक अलग अलग हैं, दोनों की धाराएं बहुत अलग अलग बहती हैं और दोनों अलग अलग तरीके से जीवन को देखते हैं, स्टेट को देखते हैं और समाज को देखते हैं, किंग का रोल देखते हैं, उत्पत्ति स्टेट की कैसे होती है वो देखते हैं। जो श्रमणिक है वो काफी ज्यादा ह्यूमनिस्टिक है, उसमें जात पात की जो विभेद है बहुत कम है, हिरार्की पर फोकस नहीं है, इक्वलिटी पे ज्यादा है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे ज्यादा है। जो ब्राह्मणिक है वो ऑफ कोर्स जो थोड़ा आप कह सकते हैं कि वो हिरार्की बेस्ड है, जिसमें वर्णाश्रम धर्मा है, समाज व्यक्ति से ऊपर है, मतलब व्यक्ति की इंडिविजुअल ऑटोनॉमी थोड़ी वहां कम दिखती है, और सब कुछ जो है धर्म से बंधा हुआ दिखता है, जो एक डिवाइन है, डिविनिटी जो है, स्टेट भी डिवाइन क्रिएशन है, ह्यूमन लाइफ एक डिवाइन क्रिएशन है, समाज एक डिवाइन क्रिएशन है, और स्टेट किंगशिप तो है ही डिवाइन क्रिएशन। तो डिविनिटी सब चीज में है, और वहाँ रिचुअलिस्टिक है, वो बहुत रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ है, और सबका स्टेटस जो है वो बर्थ से डिसाइडेड होता है, लाइक दैट। तो दोनों में बहुत फर्क है, वो क्लियर दिखती है। जब हम मेडिवल एरा में आते हैं तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक अलग रंग लेता है, क्योंकि उस समय तक जो है शका, हून, मंगोल, पारसी, मुस्लिम एंड मेनी अदर जो धर्म के लोग हैं या जो कल्चर के लोग हैं ट्राइबल, वो इंडिया में बस जाते हैं, और हिंदू, मुस्लिम और सिख भी, वहाँ सिखिज्म भी पैदा होता है। तो एक तरह का अलग अलग धाराएं बहती हैं, उस धाराओं में टकराव भी होता है, लेकिन एक सिंक्रेटिक धारा भी जो मर्ज होकर के मिलती है वो हमें कबीर और नानक में दिखती है। उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि मैंने थोड़ी बहुत तो जरूर आपको मदद की है एक थॉट देने में, इवन उन टॉपिक्स पे जो मैं गाइड में कवर नहीं कर पाया हूं। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बियरिंग कि मैं आपके लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाया। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और यदि आप 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो, और आप इसको देख रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग CUET PG बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी ओपन है, आपने नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस पे भेजिए। और जैसा मैंने बताया कि आपके लिए भी जो है, यदि आप 3rd सेमेस्टर NEP के स्टूडेंट हैं तो IPT 1 जो गाइड है वो खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है। इवन एग्जाम के रात भी यदि आप पढ़ लें तो यहाँ पे जो है दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं क्लिकेबल दे दूंगा, यहाँ से आप जाके नॉमिनल कॉस्ट पे खरीद सकते हैं, और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको जब एग्जाम हो तो डेफिनेटली अपना पेपर शेयर कीजिए, क्योंकि उसी से आपके जूनियर्स को जो है फायदा होगा और ये सिलसिला चलेगा। तब तक के लिए विदा, जब तक कि एक और वीडियो लेके मैं नहीं आता हूं, आपके लिए डेफिनेटली लाएंगे दूसरे DSC जो आपके आगे होंगे। तब तक के लिए विदा।